तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं और चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आधुनिक काल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और दोस्तों आप लोग भी तैयार हो जाएं कॉपी और पेन लेकर के। और आप लोगों में से जो भी नए हैं, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक भी कर दें। दोस्तों तो चलते हैं, आप लोग भी जल्दी से डाल लें आधुनिक काल और देखते हैं आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। पहला जो पॉइंट है वह है आधुनिक पहला जो पॉइंट है आधुनिक हिंदी कविता। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संमत कहाँ से हुआ, कब से हुआ? 1900 से हुआ। 1900 से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1900 से माना जाता है। संमत 1900, ध्यान देना, संमत 1900 से माना जाता है। यदि सन में ये चीज़ पूछी जाए तो आपको क्या करना है, इसमें जो 1900 लिखा है इसमें 1900 में आपको 57 माइनस कर देना है। तो जितना भी आ जाएगा वो किस में होगा? सन में होगा। चलिए दूसरा पॉइंट डालते हैं और जो दूसरा पॉइंट है देखते हैं इसमें क्या है। तो दूसरे पॉइंट में लिखना है हमें आधुनिक हिंदी कविता। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को छह भागों में विभाजित किया गया है। अब वो 6 भाग कौन कौन से हैं, कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्ट में। तो आपको क्या आंसर देना है? 6 भागों में विभाजित किया गया है। किसके विकास क्रम को? आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को 6 भागों में विभाजित किया गया है। आप लोग भी क्या करें, नंबर डाल लें। नंबर 1, पहला जो भाग है वो है भारतेंदु युग। इसके बाद जो दूसरा है वह है द्विवेदी युग। इसके बाद जो तीसरा है वह है छायावादी युग। और इसके बाद जो चौथा है वह है प्रगतिवादी युग। और पांचवा जो है वह है प्रयोगवादी युग। ये 5 हैं। और ये छठवां है। छठवां जो युग है, छठवें युग में हमें लिखना है नई कविता। क्या लिखना है? नई कविता। नई कविता का युग भी कह सकते हैं। नई कविता का युग। ये आपके 6 भाग हैं। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला जो है भारतेंदु युग है, दूसरा द्विवेदी युग का नाम आता है, तीसरा छायावादी युग का नाम आता है और चौथा प्रगतिवाद है, पांचवा
प्रयोगवादी युग है, और जो छठवां है वो नई कविता का युग है। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी क्या कर लें, इनको नोट कर लें। अब इसके बाद क्या करना है, समय सीमा पे चलते हैं। तो समय सीमा हमें किस पे लिखना है, सन में लिखना है, ये आप ध्यान दें। सन, सबकी हमें समय सीमा सन में लिखनी है। सम्मत में भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, और सन में भी लिख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सन और सम्मत में 57 साल का अंतर होता है। अब आपको जिसमें भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। जो भारतेंदु युग है तो वो चला है सन 1850 से लेकर के 1900 तक। कहाँ से कहाँ तक चला, 1850 से 1900 तक चला है, जी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो द्विवेदी युग है वह चला है हमारा 1900 से 1920 तक चला है। कौन सा युग चला 1900 से 1920 तक, तो आपको ध्यान रखना है द्विवेदी युग चला है। इसके बाद छायावादी युग है तो ये चलेगा 1920 से लेकर के 1936 तक चला है। कहाँ से कहाँ तक, 1920 से 1936 तक। अब चलते हैं 1936 से चालू हुआ, 1936 से और 1943 तक चला। और इसके बाद 1943 में कौन सा, प्रयोगवादी युग चालू हुआ। कहाँ से हुआ, 43 में हुआ। तो ये जो 1943 है, 1943 से ये चलेगा 1950 तक चला। अब इसके बाद चलते हैं कौन सी, नई कविता है। तो ये नई कविता की शुरुआत कब से हो जाती है, 1950 से हो जाती है, और यहाँ कह दें अब तक चलती है। अब तक मतलब ये कह दें कि नई कविता का दौर चल रहा है अभी। अब तक कह दें, आज तक कह दें, है ना, या अद्यतन युग कह दें जो अभी वर्तमान में चल रहा होता है। तो ये तो हो गई आपकी समय सीमा, और आधुनिक हिंदी कविता का जो विकास है वो विकास क्रम हो गया। तो ये आपको क्या करना है, याद करना है, और ये लिख पूछा जाता है, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट में किसी न किसी युग की समय सीमा पूछ लेगा, कब से कब तक चला, और विकास क्रम भी पूछ लेगा, कब से कब तक चला है। नाम डाल लें, हेडिंग डाल लें, भारतेंदु युग, और इसमें देखते हैं क्या लिखना है। तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक, भारतेंदु युग के प्रवर्तक किसको कहा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं दोस्तों। इसके बाद फिर हमें दूसरा पॉइंट लिखना है, इसको आप पहला भी बना सकते हैं। अब हमें दूसरा पॉइंट लिखना है, भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का प्रवेश द्वार या फिर कह दें शिशुकाल, या फिर नवजागरण काल कहा जाता है। नवजागरण काल कहा जाता है। इसके बाद फिर हमें
अगला पॉइंट बनाना है और अगले पॉइंट में क्या लिखना है, तो भारतेंदु युग में दो प्रकार की भाषाएं थी दोस्तों। अब देखते हैं कौन कौन से। तो भारतेंदु युग में कविता के क्षेत्र में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी, ब्रज भाषा की जाती थी। कविता के क्षेत्र में किस भाषा का, ब्रज भाषा का। और कविता, ये देखे आ गया कविता को और क्या कह सकते हैं, पद्य। तो पद्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा और गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। तो ये चीज़ आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें जल्दी से। और ये बहुत ही मोस्ट है आप लोगों के लिए। 3 पॉइंट मैंने लिखाए हैं। भारतेंदु युग में कौन कौन सी भाषाएं थीं, तो देखिए 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया, खड़ी बोली और ब्रज भाषा का। और भारतेंदु युग के जो प्रवर्तक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए आधुनिक हिंदी कविता का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, भारतेंदु युग को। शिशुकाल किसे कहा जाता है, भारतेंदु युग को। नवजागरण काल है दोस्तों, यहाँ नवजागरण काल, तो इसको सही कर लेना, नवजागरण काल कहा जाता है। तो 3 नाम है, नवजागरण काल, शिशुकाल और प्रवेश द्वार। तो जी आप लोग क्या कर लें, जल्दी से नोट कर लें। स्क्रीन में है भारतेंदु युग की काव्य की विशेषताएं लिखी है। तो क्या करना है, अब हमें आंसर डालना है दोस्तों। क्या करना है, उत्तर डालना है। और उत्तर में लिखना है हमें भारतेंदु युग के काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भारतेंदु युग के काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं। अब विशेषताएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो हमें सबसे पहली जो विशेषता डालनी है वह है राष्ट्रीयता व देश प्रेम की भावना। अभी निबंध के विकास क्रम में ये हेडिंग हम लोगों ने पढ़ी थी। आज मैं पुनः, तो क्योंकि युग वही है, विशेषताएं भी वही होंगी, सिर्फ क्या बदला हुआ है, देखिए काव्य की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने किसकी पढ़ी थी, निबंध की पढ़ी थी। बस इतना भर आपको ध्यान रखना है। तो डिटेल करते समय भी आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। राष्ट्रीयता व देश प्रेम की भावना, तो लिखेगी भारतेंदु युग के कवियों ने अपनी कविताओं में राष्ट्रीयता व देश प्रेम की भावनाओं का समावेश किया था। इसके बाद हमें दूसरी हेडिंग डालना है, और दूसरी हेडिंग है समाज सुधार की भावना। समाज सुधार की भावना, इसमें हमें देखिए क्या लिखना है, तो लिखेंगे भारतेंदु युग की कविताओं में समाज सुधार की भावना देखने को मिलती है। इसके बाद हमें तीसरी हेडिंग डालनी है, और वह तीसरी जो हेडिंग है हमारी,
तो अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का विरोध। अगली हेडिंग है हमारी अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का विरोध। तो भारतेंदु युग में या भारतेंदु युग के कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में फैली हुई अंधविश्वासों एवं रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया था या परंपराओं को दूर करने का प्रयास किया था। इसके बाद हम तीसरी हेडिंग डालेंगे, चौथी हेडिंग। तो चौथी जो हमारी होगी सामाजिक चेतना का विकास। सामाजिक चेतना का विकास, यहाँ से आपकी ये समाज सुधार की भावना या सामाजिक चेतना का विकास, ये आपकी हेडिंग कहीं मिलती जुलती है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि भारतेंदु युग के कवियों ने समाज में जागृति व चेतना लाने का प्रयास किया था। इसके बाद हमें अगली जो हेडिंग डालनी है तो लिखना है अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। तो इसमें भी हमें डिटेल वैसे ही करना है कि भारतेंदु युग के कवियों ने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया था, और जब अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया इन्होंने तो क्या किया, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर बल दिया था। इसके बाद छठवीं जो हेडिंग है हमारी, छठवीं हेडिंग तो लिखेंगे हास्य व्यंग्य। हास्य व्यंग्य की प्रधानता। हास्य व्यंग्य की प्रधानता। तो द्विवेदी युग भारतेंदु युग की जो कविताएं हैं उनमें हास्य व्यंग्य की प्रधानता देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जी भारतेंदु युग के काव्य की विशेषताएं लिखनी है। तो आप लोग क्या कर लें, इनको नोट कर लें। तो दोस्तों अभी हमें क्या करना है, देखिए भारतेंदु युग के कवि एवं रचनाएं लिखनी है। तो आपको क्या करना है कि भारतेंदु युग की 4 तो कवि हमें लिखना है और रचनाएं हमें सिर्फ 2-2 की करना है। याद है क्या करना है, 2-2 की करना है। और कवियों के नाम जरूर आप लोग 4 कर लें, क्योंकि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भारतेंदु युग के 4 कवियों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र देखिए पहले हो गए, दूसरे प्रताप नारायण मिश्र हो गए, तीसरे बद्री नारायण हो गए और राधाचरण गोस्वामी हो गए। जी तो हो गए आपके 4 कवि। अब हमें रचनाएं करना है, तो रचनाएं 2 की करना है। तो एक तो हम कर लें भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं देखते हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर। और दूसरी जो रचना लिखी है वो है प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 रचनाएं याद कर लेनी है, प्रेम सरोवर और प्रेम फुलवारी लिख लेना है। इसके बाद चलते हैं प्रताप नारायण मिश्र की। तो प्रताप नारायण मिश्र ने जो रचनाएं लिखी हैं वह है प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली। अब प्रश्न आ जाए दोस्तों, प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है, तो हम कह दें कि प्रताप नारायण मिश्र की है। और इसके बाद हम लिख दें श्रृंगार विलास। श्रृंगार विलास। इस तरह से हमें 2 रचनाएं इनकी कर लेना है, प्रताप नारायण मिश्र की। तो प्रताप नारायण मिश्र की प्रेम पुष्पावली और श्रृंगार विलास, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है प्रेम सरोवर और प्रेम फुलवारी। तो दोस्तों
आज की वीडियो में इतना ही। और यदि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगें तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।